डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक है। अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है आपका लेआउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, और फिर हमने जो डिस्कस किया है आपका वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में। ये जो टॉपिक है ये है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये एक आपका टॉपिक है आपका सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले बात हम समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में का मतलब क्या होता है टॉपिक का। देखिए, इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब रिलेटेड टू योर मनी, पैसे से रिलेटेड, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट हो, इकोनॉमिक्स ऑफ योर हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो। अगर इकोनॉमिक्स वर्ड लग गया आगे, इसका मतलब कि उसको अब हम इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, मतलब पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ का, किसी भी टेक्नोलॉजी का दो अहम पहलू होता है। एक पहलू होता है टेक्निकली, दूसरा पहलू होता है मनी। ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी का दो पहलू होता है। एक पहलू होता है टेक्नोलॉजी, दूसरा पहलू होता है पैसा। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके, अब हम बात करेंगे पैसे के बारे में। मतलब ठीक है कि इकोनॉमिकली जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ स्टैंड करता है बाकी के तुलना में, और क्या क्या चीज़ें उसमें खर्च होती हैं, है ना। अब तक तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ लिया कि ये होता है, ऐसे काम करता है, ये जरूरत पड़ता है, लेकिन अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो अब हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो इकोनॉमिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इंक्लूड्स द कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट लाइफ, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेशन एंड, ये एंड है, ठीक है ना। ये मैंने एक्चुअली हैंड रिटन नोट्स बनाया है आप लोग के लिए, और फिर मैंने उसकी इमेज खींच के लगाई है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट मैंने बहुत प्रिसाइज करके बनाया है आप लोगों के लिए। शायद अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में बहुत कहानी के जैसा लिखा है, तो इसमें मैंने उसको फिल्टर आउट कर दिया है कि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरत हैं बस वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और वही चीज़ हम समझेंगे भी। ठीक है, तो द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है कि जो उस चीज़ को खड़ा करने के लिए, मतलब उस चीज़ को बनाने के लिए, जैसे आप घर बनाते हो तो घर बनाने में क्या पैसा खर्च होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, और गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, सरिया चाहिए, है ना। तो वो सब आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो वही चीज़ आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आता है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट लाइफ, मतलब कितने दिन तक चलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। ठीक है, यही देखिए, किसी चीज़ का इकोनॉमिक एनालिसिस लगभग हर चीज़ का जुड़ा हुआ है। अगर आप घर की बात करेंगे तो घर में भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि भाई ज़मीन खरीदने में कितना पैसा लगेगा, छर्री, बालू, सरिया, ये सब लेने में कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए प्लांट लाइफ, तो आप ये भी देखते हैं कि भाई हम जो सामान यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो घर कितना दिन टिकेगा, तो वो आपका हाउस लाइफ हो गया, ये प्लांट लाइफ हो गया कि आपका प्लांट कितने दिन तक चलेगा। उसके बाद है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लांट में क्या होता है? आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? आपका फिक्स्ड कॉस्ट है जो आप जो टैक्स भरते हो गवर्नमेंट को, है ना। आप जो गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो ब्लॉक में जा करके, वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, वो आपका जो है वो चलता मीटर चलता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अगर आपने ज़मीन लेने के लिए लोन ले रखा है, ठीक है, और अगर लेबर को पेमेंट करने के लिए अगर कहीं से लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट, तो वो सारा फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि वो चलता रहेगा आपका जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैं जनरल लाइफ एग्जाम्पल क्यों लेके बता रहा हूँ? हो सकता है आप लोग को एग्जाम्पल अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये एग्जाम्पल सुटेबल बैठता है इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी लगभग जो है मतलब पैसे की बात आती है तो वही सब चीज़ें होती हैं। अभी आप देखिएगा जो आपको एग्जाम्पल मैं लेकर के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो रिलेवेंट नहीं है, वो रिलेवेंट है। इसीलिए मैं आपको एक जनरल लाइफ से निकाल करके आपको मैं ले जाऊँगा टेक्नोलॉजी में। पहले हम उस चीज़ को देखें जनरल लाइफ में क्या उसका मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। आपके घर में भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना। दिवाली में पोछाड़ा कराते हो, सफाई कराते हो, कहीं टूट गया तो उसको सही कराते हो, नल का ख़राब हो गया तो नल बनवाते हो, तो क्या है वो सब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। वो वैसे ही आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है
कोई आपका मशीनरी टूट गया उसको सही कराओ, जनरेटर का शाफ्ट जो नहीं घूम रहा है उसको सही कराओ जी, वो हो ऑपरेशन मेंटेनेंस है। और एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, अब जो मैंने आपको जनरल लाइफ का एग्जांपल दिया, अब उसका कुछ कुछ पॉइंट दिमाग में रखिए और अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है क्या क्या इंक्लूड करता है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट लाइफ, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द एफिशिएंसी, ये इंक्लूड करता है आपका। अब हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैंने क्या बोला था, जो मैंने आपको घर का एग्जांपल लिया है उसका पॉइंट दिमाग में रखिए और उस चीज़ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला है आपका कॉस्ट ऑफ लैंड, जिस जमीन पर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो वो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। कॉस्ट ऑफ रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो आप खरीद रहे हो उसका, वो आपका क्या हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। हीट एक्सचेंजर, ठीक है, ये सारा कुछ जो टर्म हम यूज़ कर चुके हैं आपका लेआउट में और वर्किंग में, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टीम टरबाइन, ऑल्टरनेटर, ईटीसी, जो भी ऐसा मतलब मटेरियल्स है या फिर मशीनरी है, उन सब पे जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ एनपीपी, मैं कहीं कहीं जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को एनपीपी भी लिखूंगा, तो उसका मतलब होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो आप उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट ही समझ के चलिएगा, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने एनपीपी लिखा है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज मच हायर एज कंपेयर टू द थर्मल पावर प्लांट ड्यू टू कॉस्ट ऑफ रिएक्टर डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भले एनर्जी तो ज़्यादा मिलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स का बहुत महंगा आता है। वो महंगा इसलिए क्योंकि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर इतना बड़ा, मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। समझ लीजिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का में जो है न्यूक्लियर रिएक्टर उसका हार्ट है, दिल है उसका। अगर जैसे इंसान का दिल खराब हो जाए तो इंसान काम नहीं करता ठीक से, है ना, और मतलब इंसान जो है वो मतलब उसकी मौत भी हो सकती है। तो उसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर अगर ख़राब हो जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद पड़ सकता है, और ख़राब हो जाए तो बंद तो पड़ेगा ही पड़ेगा न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपका वो बिल्कुल ही बर्स्ट भी कर सकता है। तो बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, क्योंकि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर आपका ऐसा होना चाहिए कि वो सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, जो अंदर आपका इतना एनर्जी है उसको कंटेन कर सके अपने अंदर में, है ना। और जो भी आपका न्यूक्लियर फ्यूल्स है और ये सब है, उन सबको जो है एक प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखने के लिए हर एक स्लॉट्स में, तो कहीं कुछ चीज़ें जो है इम्बैलेंस ना हो जाए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, इसलिए सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका न्यूक्लियर रिएक्टर ही खाता है ज़मीन के बाद। अगर हम लैंड को छोड़ दें तो लैंड को अगर हम साइड कर दें तो न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है आपका उसमें, इसलिए पॉइंट मैंने ऐड किया है। इसके बाद है प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ जैसा मैंने आपको बताया कि कितने दिन तक चलेगा, तो रिएक्टर का जो प्लांट लाइफ है वो 20 साल तक होता है ना। 20 साल के बाद हमें रिएक्टर में हमको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और दूसरे इक्विपमेंट जो होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उनका जो लाइफ है वो 30 साल तक होता है। मतलब जनरेटर ले लीजिए, हीट एक्सचेंजर ले लीजिए, टरबाइन ले लीजिए। तो अदर इक्विपमेंट में हम क्या ले सकते हैं, जनरेटर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टरबाइन ले लीजिए, है ना। जनरेटर ले लिया हमने, टरबाइन ले लिया हमने, हीट एक्सचेंजर ले लिया हमने। ये सब चीज़ें जो हैं, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये तो इन सब की लाइफ जो होती है, और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उन सब की लाइफ 30 साल होती है, जबकि जो रिएक्टर पार्ट है इसकी लाइफ 20 साल तक होती है, ठीक है। उसके बाद है फिक्स्ड कॉस्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है, इंक्लूड द इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड द इंश्योरेंस चार्जेस। तो इंटरेस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, और टैक्सेस भी समझ में आ गया होगा, इंश्योरेंस चार्जेस भी समझ में आ गया होगा। इंश्योरेंस चार्जेस क्या, जैसे अब अगर आप मोबाइल लेते हो तो उसका इंश्योरेंस भी होता है महंगे मोबाइल का। गाड़ी लेते हो तो उसका इंश्योरेंस कराते हो तो प्रीमियम भरते हो ना, ये वही है।
तो इंश्योरेंस चार्जेस वही है, प्रीमियम ही हो गया ना, आप जो भर रहे हो। तो अब ऐसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर किसी कंपनी से खरीद रहे हो तो उसका आप इंश्योरेंस कराओगे कि कल को कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना पे करेगी, तो उसके लिए आप प्रीमियम भरते हो। लाइफ इंश्योरेंस कैसे होता है, आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आप प्रीमियम भरते हो ना, बस वैसे ही है, आप उसका प्रीमियम भरोगे तो इंश्योरेंस चार्जेज हो गया वो। ये तो समझ में आ गया। हो सकता है ये समझ में ना आ रहा होगा कि ये डिप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है। बहुत ही छोटा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप जैसे सेकेंड हैंड बाइक लेने जाते हो ना, मतलब अगर कभी गए तो आप क्या देखते हो, बाइक कितने किलोमीटर चली है, बाइक कितना पुराना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि सेकेंड हैंड का कॉस्ट हम कितना देने वाले हैं। यही करते हो। तो बेसिकली इनडायरेक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये चल रहा होता है इसका पार्ट पुर्जा कितना घिस चुका है, इंजन कितना चल चुका है। तो अब किसी चीज़ का कॉस्ट जो है, मान लीजिए 500 रुपया था, ठीक है, जब आपने उसको नया नया देखा था, अब उसका कॉस्ट घट के 100 रुपया हो गया है। तो इसी प्राइस के घटने को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ये जो घट करके 100 रुपये पर आ गया ना प्राइस, इसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड डिप्रिसिएशन होता है ड्यू टू वियरिंग एंड टीयरिंग। तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो होता है वो होता है आपका ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स। अब जैसे बाइक में ले लीजिए, बाइक का दाम क्यों घट जाता है, क्योंकि अगर बाइक जितना पुराना होगा उसका वियर एंड टीयर उतना ज़्यादा होगा और उतना कम दाम होगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि रिडक्शन इन द प्राइस ड्यू टू वियर एंड टीयर, ठीक है। मैं लिख देता हूं, रिडक्शन इन प्राइस ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ प्राइस इज योर डिप्रिसिएशन। तो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट में आता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्लांट लाइफ और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन जो है वही चीज़ है, कॉमन जो लाइफ में आप समझते हो बेटा वही चीज़ है, यहाँ कोई अलग नहीं है, ठीक है, बस उसका रेफरेंस अलग हो जाता है। अब आइए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब ये लिस्ट मैंने बनाया है, अगर आप बुक देखोगे कि किसी के पास बुक होगी देखोगे तो ये कहानी में लिखा हुआ। मैंने क्या किया है, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकाल के आपके सामने रख दी हैं, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत आपको है नहीं। अगर सिंपल एज इट इज़ को भी देख के पढ़ के चले जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये आपका ऑपरेशन कॉस्ट हो गया क्योंकि आपको फ्यूल तो चाहिए ना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मटेरियल, ये भी आपका ऑपरेशन कॉस्ट आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल एलिमेंट फैब्रिकेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू फिजाइल मटेरियल, जो मैं हर बार अभी जस्ट इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हर एक न्यूक्लियर मटेरियल फिजाइल नहीं होता, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये प्रोविजन आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में है तो उसमें भी पैसे खर्च होंगे आपके। कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये मेंटेनेंस में चला जाता है। एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ वेजेस, ठीक है। अब वेस्ट डिस्पोजल सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, अभी हम आगे पढ़ेंगे डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स जो हैं उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा समस्या यही है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वेस्ट डिस्पोजल। तो ये भी आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है, क्योंकि ऐसे भी आप कहीं ऐसा तो है नहीं कि एक बाल्टी में पानी भरा और नाली में डाल दिया। इसका अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज होता है और भी इसके स्लग्स होते हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। और अगर इसको आप खुले वातावरण में छोड़ दो तो ये जो है मतलब बहुत ही गहरा इफेक्ट करता है, ये इवन कैंसर तक हो सकता है लोगों को, इतना होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक अलग से ब्रैकेट में लिखा है कि द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोवाट आवर, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोवाट आवर ऑफ ए एनपीपी मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेसर एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर जनरेट करने में जो पैसे खर्च होते हैं, इसका मतलब जो है कॉस्ट पर किलोवाट आवर का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब ये है, कॉस्ट का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट जो आप हो रहा है आपका टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट आवर, उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना लग रहा है, तो इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट आवर है, यही आपका कॉस्ट पर किलोवाट आवर है, ठीक है। ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेसर एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। क्यों, क्योंकि
थर्मल पावर प्लांट में आपका जो फ्यूल होता है वो कोल होता है, कोल महंगा होता है, लेकिन और उसको कोल को जो है लाने ले जाने का भी खर्चा पड़ता है, ठीक है, तो वो भी कॉस्ट में काउंट होता है। लेकिन न्यूक्लियर में ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो उसको लाने ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होती, एक बॉक्स में आप उसको पैक करके आराम से ला सकते हो, और फ्यूल का लाइफ बहुत होता है, न्यूक्लियर फ्यूल का लाइफ बहुत होता है। तो अगर आपने एक बार लगा दिया तो मतलब समझ लीजिए कि 5-6 साल तो सोचने की जरूरत है नहीं, वो आराम से काम करता रहता है, आराम से। इसलिए कॉस्ट पर किलोवाट आवर जो है वो कम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ये थोड़ा सा धुंधला हो गया एक्चुअली, तो लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ा जा रहा है। तो द एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर, एनपीपी का मतलब है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को इसमें भी जो है आपत्ति हो जाती है कि ये शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखा है, ऐसे क्यों नहीं लिखा है। तो एनपीपी का मतलब है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन लोड फैक्टर, ठीक है। मतलब लोड फैक्टर मतलब ये तो कि आप कितना लोड दे रहे हो अपने पावर प्लांट पे, और जितना ज़्यादा लोड फैक्टर होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ये खासियत है, ठीक है। तो द एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज हायर फॉर हाई लोड फैक्टर, जितना ज़्यादा लोडिंग होगी पावर प्लांट पे उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो। और जब आपका हाई लोड फैक्टर पे काम करोगे उस टाइम पे आपका एफिशिएंसी होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो 30 से 40% होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑलवेज ऑपरेटेड एज बेस लोड प्लांट टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब आप बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा बेस लोड प्लांट क्या होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है बेस लोड प्लांट, एक होता है आपका पीक लोड प्लांट। देखिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 ट्यूबलाइट है और हर एक ट्यूबलाइट 100 वाट का है, ठीक है, टोटल 1000 वाट हो गया। और आपके पास एक मोटर है, वो मोटर जो है आपका मान लीजिए 1000 वाट का है। तो आपके घर में ये दोनों चीजें हैं, तो टोटल आपके पास कितना लोड हो गया बेटा, 2000 वाट का, ठीक है। टोटल लोड कितना हो गया, 2000 वाट का। वैसे ये जो है टॉपिक हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो, बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिव्यू कर देता हूँ टर्म आया है तो, क्योंकि बहुत लोगों का फिर शिकायत है कि सर ऐसे बाहर से ऊपर करके पढ़ा देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर लेक्चर थोड़ा लंबा हो तो कोई बात नहीं, हम पूरा समझेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया था कि आपके पास 10 बल्ब है और हर एक बल्ब 100 वाट का है, तो टोटल आपका कितना हो गया, 1000 वाट। यही हुआ, आपके पास एक मोटर है 1000 वाट का, टोटल आपके घर में इतना लोड है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या आप मोटर हमेशा चलाओगे, नहीं, मोटर तभी चलाओगे जब आपको जरूरत होगी। लेकिन बल्ब आप हो सकता है कि 10 के 10 बल्ब जलाएं, 10 के 10 बल्ब आप हमेशा जलाएं, ये पॉसिबल है, लेकिन मोटर हमेशा चलेगा पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली आपका नॉर्मल लोड कितना है, 1000 वाट का, और जब आप मोटर जब चलाओगे तो कितना लोड पड़ेगा, 2000 वाट का। तो जब आप मोटर चलाओगे तब आपका लोड भागेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लोड होगा वो पीक लोड कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि जब आपका नॉर्मल सारा बल्ब काम कर रहा है तो चलिए ठीक है, वो बेस लोड हो गया। लेकिन जैसे ही आप मोटर ऑन करोगे वैसे ही आपका लोड फटाक से ऊपर भागेगा, ठीक है। अगर आप इसको एक ग्राफ के जरिए समझना चाहते हैं तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये मान लीजिए आपने यहाँ आवर्स है आपका, एक पूरे दिन की बात बोल रहा हूँ मैं, और आवर्स को हमने बांट दिया है, ये 4 आवर 4-4 घंटे में बांट दिया, 4 8 12 4 16 4 20 4 24, है ना, 4-4 घंटे में हमने बांट दिया है। और यहाँ पे आपका है मान लीजिए ये आपका 500 है, ये 1000 है, ये 1500, ये 2000 है, ये आपका वॉट में है, ठीक है। ये 500 वाट है, ये आपका 1000 वाट है, ये 1500 वाट है, ये आपका 2000 वाट है, ठीक है। मान लीजिए
कि आपका ग्राफ जो है ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन रहा है ऐसे करके। जब आप पूरे दिन का अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ जो है ऐसे बन जा रहा है ये। ठीक है, मतलब आप ये देख रहे हो कि हर 4 घंटे के बाद हमारा लोड क्या रह रहा है, और आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया ऐसे करके। आप देख रहे हो 12 से लेकर के 16, मतलब कि 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपने ये मोटर यूज़ किया है, और इस टाइम पे आपका लोड भाग के 2000 पहुंचा है। यही जो है इसी को हम बोलते हैं पीक लोड। जिस टाइम पे आपका लोड सबसे ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं पीक लोड। तो 4 घंटे के लिए आपका लोड सबसे ज़्यादा रहा, ठीक है, और बाकी टाइम के लिए नॉर्मल रहा, 500 1000 है, कुछ तो 1500 भी चला गया। तो मैक्सिमम लोड को हम पीक लोड भी बोलते हैं, और जो आपका नॉर्मल लोड है उसको हम बेस लोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल लोड है, जो नॉर्मली रहता है, उसको हम बेस लोड बोलते हैं, और जो मैक्सिमम लोड है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पीक लोड। ये अब क्या है, अब आइए बेस लोड प्लांट क्या है। तो ऐसा लोड प्लांट जो आपके बेस लोड को प्रोवाइड करे पावर, उसको हम बोलते हैं वो बेस लोड प्लांट। और जो पीक के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उसको ऑन करते हैं फिर बंद कर देते हैं, समझिए, समझ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम वो प्लांट चलाएंगे और फिर बंद कर देंगे, और वो टाइम कौन सा होगा, वो टाइम होगा जिस टाइम पे लोड मैक्सिमम आने वाला है। समझ गए, यानी कि 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप वो अपना पीक लोड प्लांट ऑन करोगे। कोई जरूरी नहीं है पीक लोड प्लांट आपका सेम प्लांट हो, दिमाग अलग अलग कर लीजिए। बेस लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट। ठीक है, बेस लोड प्लांट आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पीक लोड प्लांट मान लीजिए आपका जनरेटर है, डीजल पावर प्लांट है। तो आप नॉर्मली सप्लाई दे रहे हो, अचानक जब पावर बढ़ा, अचानक जब पावर डिमांड बढ़ा 2000 की तरफ, आपने क्या किया, जनरेटर भी ऑन कर दिया। अब दोनों मिलकर सप्लाई देगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या हो गया बेटा, बेस लोड प्लांट हो गया, क्योंकि आप नॉर्मल लोड को प्रोवाइड कर रहे हो। और जैसे ही आपका डिमांड बढ़ा वैसे ही आपने डीजल पावर प्लांट ऑन कर दिया, तो डीजल पावर प्लांट जो है आपका हो गया पीक लोड प्लांट। तो ये डिसाइड हम ऐसे करते हैं हो सकता है कि ये टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मतलब पॉइंट पढ़ा लेकिन समझ नहीं आया। हम वैसे प्लांट को पीक लोड प्लांट बनाते हैं जिसको हम फटाक से स्टार्ट कर सकें या तुरंत बंद कर सकें, मतलब स्टार्टिंग टाइम और शटिंग डाउन टाइम जिसका कम हो वही पीक लोड प्लांट बनता है। और बेस लोड प्लांट वो बनता है जिसको स्टार्ट करने में टाइम लगता हो और बंद करने में टाइम लगता हो। ध्यान रखिए चीज़ को, ठीक है, तो समझ में आ गया। बेस लोड प्लांट वो प्लांट है जिसको स्टार्ट करने में भी टाइम लगे और बंद करने में भी टाइम लगे। और पीक लोड प्लांट वो होता है जिसको आप तुरंत स्टार्ट कर दो और तुरंत बंद भी कर दो, क्योंकि आपको कम ड्यूरेशन के लिए चलाना है ना उसको, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है, उसका स्टार्टिंग टाइम भी कम होता मतलब ज़्यादा होता है, बहुत देर से स्टार्ट होता है और बंद भी देर से होता है। तो इसलिए इसको हम पीक लोड प्लांट में नहीं यूज़ करते, हम इसको बेस लोड प्लांट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका मतलब। अब है आगे आपका एडवांटेजेस या मेरिट्स, कहीं कहीं लिखा जाता है। तो पहला मेरिट तो ये है कि इसमें कोई CO2 जनरेशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं करता, इसीलिए कोई ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट नहीं होता, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कोई चक्कर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये रिलेटिवली लेसर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होता है इसलिए। ठीक है, फिर इट इज पॉसिबल टू जनरेट अ हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वन सिंगल प्लांट। एक सिंगल प्लांट से आप बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हो। कैसे? अपना चेन रिएक्शंस को आप कंट्रोल करके, घटा के बढ़ा के, है ना। इट इज़ रिलायबल एज पावर जनरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर। वेदर पे कोई डिपेंड नहीं। जैसे अगर आप रिन्यूएबल की बात करें तो विंड हो गया, सोलर हो गया, इन सब में ये सब वेदर डिपेंडेंट है। अगर हवा है तो विंड एनर्जी से पावर बनेगा, धूप है तो सोलर एनर्जी से बनेगा, इसका कोई चक्कर नहीं है। ये आपका जो है वेदर इंडिपेंडेंट है। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेसर एज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कि
इसका फ्यूल एक तो कम होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होता है और पैसे भी कम खर्च होते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूरेनियम फ्यूल इज़ रेडियली एंड चीपली अवेलेबल। यूरेनियम जो है वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल है और रेडियली अवेलेबल हो जाता है। वैसे हर जगह और न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरेनियम का हमारे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, संग्रह नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी है वहाँ से उसको इजीली हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाता है। ये एडवांटेज है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में सबसे बड़ा डिमेरिट इसका जो मैं आपको बोलता रहा हूँ ये है रेडियो एक्टिव वेस्ट। सबसे मेजर इशू है इसका, ये हम इसको डंप कर ही नहीं सकते इतने आसानी से, ठीक है। इसीलिए अभी आपको कुछ दिन पहले न्यूज़ में आएगा, जो कुंदाकुलम का जो पावर प्लांट है वो जब चालू हुआ था लोगों ने बवाल क्यों किया था, इसी वजह से कि न्यूक्लियर वेस्टेज को हम कहाँ डिस्पोज करेंगे। जब हमारे लेट श्री जो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, जब वो जीवित थे, उस टाइम की बात है मैं बता रहा हूँ। तो जो कुंदाकुलम वाला है वो केस उसी टाइम पे हुआ था, है ना। तो उस टाइम पे लोगों ने वही ऑब्जेक्शन रेज किया था कि रेडियो एक्टिव वेस्टेज आएगा तो प्रॉब्लम होगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो द रेडियो एक्टिव वेस्टेज आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज डीप इनसाइड द सी। ये और वही बहुत रिस्की है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना बेटा कि ये नाली का पानी है, आपने पाइप लगाया और उसको डंप कर दिया, ठीक है। तो वो भी आप नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो ये सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसका रेडिएशन जो है उससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर हाई रिस्क, इट इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ प्लांट विद 100% सिक्योरिटी। कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आप ऐसा नहीं बना सकते जो 100% सिक्योर हो, मतलब जिसमें 100% जो है आपका वेस्टेज का भी प्रॉब्लम ना हो और फिर एक्सीडेंट का भी चक्कर ना हो, कभी बन ही नहीं सकता ये। तो बहुत बड़ा रिस्क होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एनर्जी सोर्स फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी इज यूरेनियम, एंड यूरेनियम भी है लिमिटेड सोर्स में है, जैसा मैंने आपको पहले वाले मिनट में बताया था। अवेलेबल है लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है, और ये भी अल्टीमेटली एक लिमिटेड सोर्स ही है, कुछ दिन के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एस्टिमेशन है कि आज से 30 या 60 साल के बाद ये ख़त्म हो जाने का है, ये भी ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगा। ओवरऑल इंस्टॉलेशन कॉस्ट हायर है, ये हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स वाले में, क्योंकि रिएक्टर का दाम सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ और स्विच्ड ऑन फ्रीक्वेंटली, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एज ए बेस लोड प्लांट। मैंने ये वाला जो आपको पॉइंट जो इतना मैंने आपको समझाया, ये इस वाले पॉइंट के ऊपर है ना, जो आप लोग कुछ समय इररिलेवेंट लग रहा होगा कि भाई ये पता नहीं सर कहाँ से क्या बता रहे हैं, ये पॉइंट 2 लाइन का लिखा है, इतना लिख दिया सर ने यहाँ पे। ये रिलेवेंट मैंने इसलिए बताया था बेटा, अब ये आपको यहाँ समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ और ऑन फ्रीक्वेंटली, मतलब ऐसा नहीं है, जनरेटर तो है नहीं कि आपने हैंडल घुमाया ऑन हो गया और वो उसका प्लग निकाल दिया तो ऑफ हो गया, ऐसा नहीं कर सकते न्यूक्लियर पावर प्लांट में, है ना। इसलिए इसको हम हमेशा बेस लोड पावर प्लांट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसको मेरिट डिमेरिट भी बोल सकते हैं। और आपके सिलेबस में एक लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया हुआ है, तो ये मैंने लिस्ट बना दिया है आपका, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिस्ट बना दिया है। तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा था। तो तारापुर का जो था ना, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन सबसे पुराना है इंडिया का, सबसे पहला वही है। वो 1969 में शुरू हुआ था और 1400 मेगावाट कैपेसिटी थी उसकी। और जो कुंदाकुलम का भी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, कुंदनकुलम का, वो सबसे बड़ा है अब तक का, 2000 मेगावाट का है। तो उसमें क्या है कि 2000 मेगावाट अभी वो प्रोड्यूस कर रहा है और आगे का 2000 अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जो अभी मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे लेट श्री अब्दुल कलाम साहब जब जीवित थे तो उस टाइम पे ये चल रहा था, तो ये तभी काम रुका था। लेकिन फिर भी जो पहला यूनिट जो था 2000 मेगावाट का, तो सबसे बड़ा यही है। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट था। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। उसके बाद आपसे ईयर पूछ सकते हैं कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कब सेटअप हुआ था। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है। तो ये 2 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं आपके। बाकी ये मैंने इसलिए दिया है कि आपको नॉलेज रहे कि ये पूछ सकते हैं आपसे
कि जो आपका कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है। जो कईगा एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ है, कर्नाटका में है। और ये कैपेसिटी मैंने लिख दिया है कि अगर अंदर जा कर के सवाल पूछते हैं तो ये आपके पास रहेगा, ठीक है। और इसी को टेबल फॉर्म में यहाँ पे मैंने बना दिया है आपके लिए, ठीक है। तो ये टाइप वाला जो पार्ट है, ये टाइप वाला पार्ट आप स्किप कर दीजिएगा, जो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि एक नॉर्मल टेबल में बना रहा था तो यूनिफॉर्म टेबल मैंने बना दिया है, तो इसको आप ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए। बाकी ये सब याद रखिए, जो पीछे लिखा था उसी का समराइज फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। ये कुछ रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था लेक्चर पूरा आपका जो था, ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट के आपका जो था इकोनॉमिक्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें हमने पढ़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा, इसको मेरिट डिमेरिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है टोटल 7 हैं लिस्ट में, आप देखिएगा, और सबसे नया कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे पहला कौन सा था, ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।